हेलो फ्रेंड्स, टॉपिक पॉलीमर कंटिन्यूड, पार्ट सेकंड, गेट केमिकल टेक्नोलॉजी, सब्जेक्ट केमिकल टेक्नोलॉजी। तो ये पार्ट हम कंटिन्यू कर रहे हैं फॉर पॉलीमर टॉपिक, पॉलीमर इंडस्ट्रीज़। तो पॉलीमराइजेशन मेथड, हमारे पास हेट्रोजीनियस पॉलीमराइजेशन है जो कि हमने कल पढ़ा था कि इमल्जन पॉलीमराइजेशन एंड सस्पेंशन पॉलीमराइजेशन। तो ये दो टाइप होती हैं हेट्रोजीनियस पॉलीमराइजेशन की। तो इमल्जन पॉलीमराइजेशन के अंदर क्या होता है कि मोनोमर इज इमल्सिफाइड इन एक्यूशियस मीडिया एज माइसेल्स इन प्रेजेंस ऑफ इमल्सिफाइंग एजेंट। और सस्पेंशन पॉलीमराइजेशन के अंदर क्या होता है कि मोनोमर इज हेल्ड इन एन एक्यूशियस और अदर टाइप ऑफ मीडिया एज अ लार्ज ड्रॉपलेट इन सस्पेंशन। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि जो इमल्शन पॉलीमराइजेशन होती है उसके अंदर माइसेल्स फॉर्म होते हैं और सस्पेंशन पॉलीमराइजेशन के अंदर ड्रॉपलेट्स फॉर्म होते हैं। यील्ड स्फेरिकल मोनोमर पार्टिकल इन रेंज ऑफ 1 to 10 माइक्रॉन्स कॉल्ड माइसेल्स। तो माइसेल्स का साइज जो होता है 1 to 10 माइक्रॉन्स होता है। और वहीं पे ही मोनोमर्स इज सस्पेंडेड एज स्फेरॉइड्स 0.5 to 3 mm। जो वहाँ पर हमारा क्या कहते हैं, जो ये ड्रॉपलेट्स होती हैं उसका जो साइज है 0.5 to 3 mm होता है। तो मोनोमर इज सस्पेंडेड एज स्फेरॉइड्स ऑफ 0.5 to 3 mm साइज इन नॉन सॉल्वेंट विद एजिटेशन एंड नो इमल्सिफायर। तो इसने ये बताया कि हम जो इमल्शन पॉलीमराइजेशन यूज़ करते हैं हम उसके अंदर आपका इमल्सिफायर यूज़ करते हैं एंड और जो हमारा जो ये सस्पेंशन पॉलीमराइजेशन होता है इसके अंदर हम इमल्सिफायर यूज़ नहीं करते हैं। ये भी क्या कहते हैं, जो हमारा इमल्शन पॉलीमराइजेशन है तो मोस्ट यूज मेथड ऑफ पॉलीमराइजेशन है। अब इसके और फीचर्स के बारे में आ जाते हैं। हम ये पढ़ रहे हैं हम इमल्शन पॉलीमराइजेशन के लिए मैनेज हीट कंट्रोल एंड लो डीपी। डीपी इज हियर डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन एंड डिग्रीज पॉलीमराइजेशन इज नंबर ऑफ मोनोमेरिक यूनिट इन्वॉल्व इन पॉलीमर्स। अब manage heat control and low DP for emulsion polymerization, whereas for suspension polymerization DP is not high with emulsion polymerization. High as DP is not high as with emulsion polymerization. Disadvantage: occludes, emulsifiers, catalyst and product has poor capacity and low electrical resistance. Whereas for suspension polymerization, product from suspension has highest purity and excellent opacity. For suspension polymerization provide high molecular weight polymers. मैं फिर से एक इसके फीचर्स और बता देता हूँ आपको। इसका इमल्शन पॉलीमराइजेशन का डिसएडवांटेज है कि ऑक्लूड्स, इमल्सिफायर्स, कैटलिस्ट एंड प्रोडक्ट हैज़ पुअर ओपेसिटी एंड लो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। वेयर एज फॉर सस्पेंशन पॉलीमराइजेशन product from suspension have highest purity and excellent opacity, provide high molecular weight polymers. Okay. तो अब बात करते हैं हम फाइबर्स की।
तो हमारे गेट के अंदर आएगा कि टाइप्स ऑफ फाइबर्स हैं, और पहले हम बताते हैं कि हम फाइबर्स क्या क्या होते हैं। द फाइबर फिलामेंट इज़ अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर ऑफ वेरिंग लेंथ capable of being woven or spun into larger units। तो हमारे पास दो तरह के फाइबर्स होते हैं, नेचुरल एंड सिंथेटिक। नेचुरल फाइबर्स में आते हैं कॉटन, वूल, सिल्क एंड लिनन। एंड फॉर सिंथेटिक फाइबर्स पॉलिएस्टर्स, पोलेमाइड्स, acrylic, polypropylene, cellulosic fiber such as viscous rayon and acetate fiber। तो सेलुलोजिक फाइबर के ऊपर भी गेट में क्वेश्चन आ रखा है, गैस इन 2018 और 2019 के अंदर क्वेश्चन था, विस्कस रेयन के ऊपर एक क्वेश्चन आया हुआ था। तो आज हम फाइबर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो प्रोसेस फीचर क्या होता है, फाइबर मतलब कैसे बनाए जाते हैं, ये फिलामेंट फाइबर्स कैसे बनाए जाते हैं। तो सिंथेटिक फाइबर्स आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम अ मोल्टन linear polymers or a solution of polymers by extrusion through a die containing 20 to 15,000 small holes, solidifying and collecting a group of threads as a filament. The process is called spinning। Okay। एक डाई होती है जिसके अंदर 20 से 15,000 हमारे क्या कहते हैं स्मॉल होल्स होते हैं, उसमें कई सारे छेद होते हैं। उसके अंदर से हमारा मोल्टन जो क्या कहते हैं पॉलीमर होता है उसमें से पास करा जाते हैं, और जो उसके अंदर से होल्स में से जो वो लिक्विड जो हमारा क्या कहते हैं पॉलीमर जो पास होता है उसको हम एज अ थ्रेड स्पन कर लेते हैं। तो फिर वो ऐसा क्या कहते हैं उसको, इसलिए हम उसको फिलामेंट फाइबर का उसको बोला जाता है। अच्छा जी, अब हम पढ़ते हैं पॉलीएमाइड्स। तो दे आर मेड, ये कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन से फॉर्म होता है। आप याद कर लीजिएगा, मार्क कर लीजिएगा, इसको लिख लीजिएगा। जो पॉलीएमाइड्स होते हैं दे आर अ कंडेंसेशन पॉलीमर्स एंड प्रिपेयर्ड बाय कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। तो पॉलीएमाइड्स में हमारा नाइलॉन 66 है, नाइलॉन 6 आ जाएगा। तो डाईअमाइंस विद अ डाई कार्बोक्सिलिक एसिड एंड ऑल्सो फ्रॉम amino acids or lactams, the cyclic amides। So they are commonly known as nylon 66 or nylon 6। तो इसमें ये बताया गया है कि अब कई बार ये पूछ लेते हैं कि जी भाई नाइलॉन 66 और ये नाइलॉन 6 जो मतलब 6 नंबर है क्या रिप्रेजेंट करता है। तो फॉर अ नाइलॉन 66 द फर्स्ट नंबर शो द नंबर ऑफ कार्बन एटम इन बोथ डाई अमीन एंड डाई बेसिक एसिड। जो पहला नंबर होगा शो करेगा कि अमाइन के अंदर कितने कार्बन एटम्स हैं, और जो दूसरा नंबर शो करेगा वो हमारा बताएगा डाई बेसिक एसिड में कितने कार्बन एटम्स हैं। ओके। तो नाइलॉन 66 की हम सिंथेसिस पढ़ेंगे। तो ये क्या कहते हैं नाइलॉन 66 सिंथेसिस थ्रू अ कंडेंसेशन ऑफ हेक्सामिथाइल डाईअमीन। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये, कि इसमें पूछ लेते हैं कि हमारे कौन से रिएक्टेंट्स इसमें यूज़ होते हैं नाइलॉन 66 के लिए। मैच द फॉलोइंग के अंदर ही आता है। तो या उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के अंदर भी ये आ सकता है। और इस बार आईआईटी बॉम्बे ने तो कुछ अलग ही मतलब क्या कहते हैं एमसीक्यूज़ तैयार करे हैं, जिसमें से मोर देन 1 आपका आंसर ओके रहेगा, मतलब करेक्ट रहेगा। तो इसको ज़रा ध्यान से पढ़िएगा। तो नाइलॉन 66 सिंथेसिस थ्रू कंडेंसेशन ऑफ हेक्सामिथाइल डाईअमीन एंड एडिपिक एसिड, ईच पोसेस 6 कार्बन एटम्स। तो एसिड एंड अमाइन रिएक्ट टू फॉर्म अ सॉल्ट। हम ये एक इम्पॉर्टेंट है कि जो एसिड अब जो अमाइन रिएक्ट करते हैं वो मतलब हमें डायरेक्ट नाइलॉन ऑब्टेन नहीं होता, पहले एक सॉल्ट बनेगा, फिर हम उसको डिहाइड्रेट करते हैं, फिर हमें ये कहते हैं नाइलॉन 66 ऑब्टेन हो जाता है। तो एसिड एंड अमाइन रिएक्ट टू फॉर्म अ सॉल्ट
and not a amide. Here the polyamide is formed by heating the reactant mixture under pressure. ये इसका रिएक्शन है. तो रिएक्शन खैर ये नहीं पूछेंगे गेट में, बट आपको मैंने एज अ जनरल बता दिया है कि एसिड अमाइन पहले रिएक्ट करेंगे तो सॉल्ट बनेगा. सॉल्ट जब डिहाइड्रेट हो जाएगा तभी हमें नाइलॉन 66 दे देगा. तो हमें बस रिएक्टेंट याद रखना है कि नाइलॉन 66 के लिए कौन से रिएक्टेंट यूज़ करते हैं. हेक्सामिथाइल डाईअमीन एंड एडियापिक एसिड. और ये कंडेंसेशन पॉलीमर है. और क्या कहते हैं, ये जो नंबर 66 और 6 होते हैं, ईच रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ कार्बन एटम इन अमाइड एंड एसिड ग्रुप. ओके, अब हम पढ़ रहे हैं नाइलॉन 6. इट कैन बी मेड ईदर बाय अ सेल्फ कंडेंसेशन ऑफ ई अमीनो कैप्रोइक एसिड. 6 कार्बन एटम रहेंगे इसके अंदर. इट कैन बी मेड ईदर बाय अ सेल्फ कंडेंसेशन ऑफ ई अमोनी कैप्रोइक एसिड और बाय रिंग ओपनिंग पॉलीमराइजेशन ऑफ कैप्रोलैक्टम. ओके, पहला होगा इट कैन बी मेड ईदर बाय सेल्फ कंडेंसेशन ऑफ ई अमोनी कैप्रोइक एसिड, जो कि एक रिएक्टेंट है, और बाय अ रिंग ओपनिंग पॉलीमराइजेशन ऑफ कैप्रोलैक्टम. टोटल कार्बन एटम इन द रिंग इज 6. जो नंबर ऑफ कार्बन एटम होगा इसमें आपका 6 है. अच्छा, कैप्रोलैक्टम से हम क्यों बनाते हैं? क्योंकि ये एक ईजिली अवेलेबल है. तो कैप्रोलैक्टम अपॉन हाइड्रोलाइसिस गिव अमीनो एसिड which further react with lactam to form a polyamide. तो कैप्रोलैक्टम, मैं रिपीट कर रहा हूँ, कैप्रोलैक्टम अपॉन हाइड्रोलाइसिस गिव अमीनो एसिड which further react with lactam to form a polyamide. तो नाइलॉन आर insoluble in common solvent, have a good strength, absorb little moisture and used to make a rope, garments, carpets and tires. तो नाइलॉन 6 के लिए हमने ये पढ़ लिया है कि किस से बनता है. ई अमोनो कैप्रोइक एसिड की क्या कहते हैं, सेल्फ कंडेंसेशन से, और बाय रिंग ओपनिंग पॉलीमराइजेशन ऑफ कैप्रोलैक्टम. ओके, अब आ जाएगा हमारा पॉलीएस्टर. एस्टर्स कैसे फॉर्म होते हैं हमें पता है. एल्कोहल जब मिनरल एसिड जब रिएक्ट करते हैं तो हमको एस्टर्स मिलते हैं. ये हमने 10th में पढ़ा था, 10th में केमिस्ट्री में, कि द एस्टर्स हैव अ फ्रूटी स्मेल. तो ऐसे आप आपको याद रहेगा ये. तो डेक्रॉन इज अ बेस्ट नोन ऑफ द पॉलीएस्टर्स एंड इट इज़ प्रिपेयर्ड फ्रॉम एथाइलिन ग्लाइकॉल. मैंने कहा था ना कि एल्कोहल्स और एसिड रिएक्ट होते हैं, तो ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप मार्क करिएगा. डेक्रॉन इज़ बेस्ट नोन of the polyester and is prepared from ethylene glycol and terephthalate acid. I repeat, ethylene glycol react with terephthalate acid give Dacron polyesters. The reaction is carried out at 420 to 460 Kelvin in presence of catalyst mixture of zinc acetate and antimony trioxide. इसमें हम कैटलिस्ट भी यूज़ करते हैं, जिंक एसिटेट एंड एंटीमनी ट्राईऑक्साइड. और ये इथाइलिन ग्लाइकॉल का रिएक्शन कराते हैं हम टेरिफेथलिक एसिड के साथ. तो डेक्रॉन की मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि ये क्रीज रेजिस्टेंट होता है, इसमें रिंकल्स नहीं पड़ते. तो डेक्रॉन इज क्रीज रेजिस्टेंट एंड हैज़ लो मॉइस्चर एब्जॉर्प्शन. इट हैज़ हाई टेंसिल स्ट्रेंथ. तो ये किस काम में आता है? वॉश एंड वियर गारमेंट इन ब्लेंडिंग विद वूल टू प्रोवाइड बेटर क्रीज एंड रिंकल रेजिस्टेंस. ये ब्लेंडिंग एजेंट है, वूल के अंदर इसको मिक्स किया जाता है डेक्रॉन को. ओके, अब आ जाता है विस्कस रेयॉन. ये विस्कस रेयॉन क्या चीज़ है? ये सेलुलोज फाइबर, हमारे सेलुलोज फाइबर्स होते हैं, इसमें 2 तरह के पड़ते हैं, विस्कस रेयॉन, एसीटेट रेयॉन एंड क्यूप्रा अमोनियम रेयॉन. बट मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारा विस्कस रेयॉन है. हालांकि हाँ, विस्कस रेयॉन, एसीटेट रेयॉन पूछ सकता है, मैं एसीटेट रेयॉन को यहाँ डिफाइन कर दूंगा.
और एक क्यूप्रामोनियम रेयॉन भी होता है। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आया हुआ है गेट में विस्कस रेयॉन के ऊपर ही आया हुआ है। तो विस्कस रेयॉन के लिए हमारे पास रॉ मटेरियल क्या क्या चाहिए होता है, एक सेलुलोज, कास्टिक सोडा एंड कार्बन डाइसल्फाइड CS2। तो रॉ मटेरियल इज हियर सेलुलोज, कास्टिक सोडा एंड CS2। ज़्यादा कुछ नहीं है, बेसिक केमिस्ट्री। आप इसको अपने पेन पेंसिल से पेपर पे एक बार लिख कर रिएक्शन को रिवाइज कर लीजिएगा, ताउम्र आपके दिमाग में ऐसा बैठ जाएगा कि फिर नहीं मिटेगा ये। कोई कॉम्प्लेक्स प्रोसेस नहीं है इसका। तो विस्कस रेयॉन, सेलुलोज, ये सिंथेटिक फाइबर होते हैं, सेलुलोज फाइबर, विस्कस रेयॉन, एसीटेट रेयॉन एंड क्यूप्रामोनियम रेयॉन। तो सेलुलोज, इसका विस्कस रेयॉन के लिए रॉ मटेरियल हम कौन सा यूज़ कर रहे हैं, सेलुलोज, कास्टिक सोडा एंड कार्बन डाइसल्फाइड CS2, ये याद कर लीजिएगा। तो हमारी इसमें 3 बेसिक केमिस्ट्री लगती है, मतलब 3 स्टेप में होता है रिएक्शन। तो इसमें क्या होता है, एल्कलाई कन्वर्जन, CS2 सॉल्युबलाइजेशन एंड एसिड रीजनरेशन। ओके, तो इसमें हमारा केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, सेलुलोज का C6H9O4OH। तो पहला मैं रिएक्शन बताऊंगा एल्कलाई कन्वर्जन। तो सेलुलोज का रिएक्शन कराते हैं हम कास्टिक सोडा के साथ, यहाँ पे बन जाता है एल्कलाई सेलुलोज। C6H9O4OH reacted with NOH gives C6H9O4ONA and S2। ये एल्कलाई सेलुलोज बन गया हमारे पास। कास्टिक सोडा का रिएक्शन कराया गया, हमने रिएक्शन कराया सेलुलोज के साथ, तो एल्कलाई सेलुलोज हो गया। अच्छा जी, फिर सेकंड पार्ट, जो एल्कलाई सेलुलोज हुआ उसका रिएक्शन कराते हैं हम कार्बन डाइसल्फाइड। इसको हम ज़ैंथेशन फॉर्मेशन, ज़ैंथेशन क्या कहते हैं, स्टेप भी कहते हैं, ज़ैंथेशन। तो C6H9O4ONA रिएक्ट विद कार्बन डाइसल्फाइड गिव सोडियम सेलुलोज ज़ैंथेट। यहाँ पे ये ज़ैंथेट फॉर्म हो गया, C6H9O4OC डबल बॉन्ड SSNAX, सोडियम सेलुलोज ज़ैंथेट। ये ऑरेंज कलर का होता है, मार्क माई वर्ड, इट्स अ ऑरेंज इन कलर। सोडियम सेलुलोज ज़ैंथेट इज़ ऑरेंज इन कलर। और फिर फाइनल स्टेप है एसिड रीजनरेशन, जिसके अंदर हमारा क्या होता है कि जो हमारा सेलुलोज ज़ैंथेट बना था हमारा सेकेंड स्टेप में, उसका रिएक्शन हम कराते हैं सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, और फिर से हमें सेलुलोज ऑब्टेन हो जाता है, कार्बन डाइसल्फाइड हमें मिल जाता है और सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट बन जाता है। यहाँ पे हमारा सेलुलोज रीजनरेट हो गया इस प्रोसेस में। कार्बन डाइसल्फाइड भी सेपरेट हो गया, सेलुलोज भी हमें ऑब्टेन हो गया और सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट भी मिल गया। तो इसके अंदर क्या होता है, सेलुलोज हमें कौन सा यूज़ करते हैं, अल्फा सेलुलोज इज़ यूज टू प्रिपेयर अ सिंथेटिक विस्कस फाइबर। और अल्फा सेलुलोज का जो हमारा सोर्स है वुड है, बैम्बू है। ये हमने पेपर उसमें पल्प एंड पेपर में भी पढ़ा होगा कि वुड एंड बैम्बू आर द सोर्सेज ऑफ अल्फा सेलुलोज। फिर इसके अंदर आता है हमारा स्टेपिंग प्रोसेस। तो कास्टिक सोडा और सेलुलोज एट रूम टेम्परेचर रिएक्ट करते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, स्टेपिंग। वो प्रोसेस होता है स्टेपिंग। और ज़ैंथेशन प्रोसेस वो हो गया था कि जो हमारा एल्कलाई सेलुलोज रिएक्ट विद कार्बन डाइसल्फाइड गिव्स सोडियम सेलुलोज ज़ैंथेट, इट इज़ ऑरेंज इन कलर। ओके, अच्छा जी, अब रह गया एसीटेट रेयॉन। तो मैं इसके यहाँ पे सिर्फ आपको रॉ मटेरियल बता देता हूँ कि प्यूरिफाइड कॉटन लिंटर्स हो गए, वुड पल्प हो गया, ये आपके क्या कहते हैं, कॉटन लिंटर्स एंड वुड पल्प आर द सोर्सेज ऑफ सेलुलोज, एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिटिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। तो सल्फ्यूरिक एसिड वो क्या कहते हैं, लास्ट स्टेप होता है जहाँ पे हम रीजनरेशन कर लेते हैं, जो हमारा
जो जैंथेट्स वगैरह जैसे हमने पढ़ा था कि जैंथेट रिएक्टेड विद सल्फ्यूरिक एसिड टू गिव अ सेलुलोज सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट एंड कार्बन डाइसल्फाइड इन फाइनल स्टेप. Sulfuric acid is used for a regeneration process. So I repeat here for acetate rayon, raw materials, purified cotton linters, wood pulp, acetic anhydride, acetic acid, sulfuric acid. Or acetic acid is used here as a activation with acid in stepping process. स्टेपिंग प्रोसेस में हम फॉर विस्कस रेयन के अंदर हमने सल्फ्यूर क्या कहते हैं कास्टिक सोडा इज रिएक्टेड विद सेल्यूलोज. The caustic soda is a reagent, acts as a reagent in stepping process. Okay, and the next polymer क्या कहते हैं polymer is discussed here is polypropylene. The polypropylene also called as a polypropene. It is a thermoplastic. Mark my word, thermoplastic. An addition polymer made from monomer propylene. ये एक एडिशन पॉलीमराइजेशन के थ्रू मैन्युफैक्चर किया जाता है. पॉलीप्रोपाइलिन इज़ अ एडिशन पॉलीमराइजेशन प्रोडक्ट. इसको हम पॉलीप्रोपीन भी बोलते हैं. और एक थर्मोप्लास्टिक है, थर्मोप्लास्टिक. इट इज़ ऑल्सो नोन एज थर्मोप्लास्टिक. एडिशन पॉलीमर इसकी काइनेटिक है. तो प्रोपाइलिन के लिए हम जिगलर नाटा और मेटालोसेन कैटलिस्ट यूज़ करते हैं. जिगलर नाटा इसमें कैटलिस्ट यूज़ होता है या फिर मेटोसेलोन कैटलिस्ट. और ये आपको दे दिया इसने पॉलीप्रोपाइलिन. ओके, हम इसको पॉलीप्रोपाइलिन को ऐसा क्या कहते हैं फिलामेंट में कैसे कन्वर्ट कर लेते हैं कि रेजिन होती है. पॉलीप्रोपाइलिन दरअसल एक रेजिन फॉर्म में भी आता है. उसको हम एक्सट्रूडर में डालते हैं, हीटेड, उसको हीट मेल्ट कर लेते हैं. फिल्टर होता है, इसमें छेद वगैरह मैंने पहले बताया था 20 से 15,000 उसमें छेद होते हैं. और फिर उसमें से पास कराया जाता है. फिर उसको फिर स्पिनिंग हेड में से वो ऐसा थ्रेड, एक्सट्रूशन मतलब होता है खींचना, तो उसको हम फिलामेंट में कन्वर्ट कर लेते हैं. बिल्कुल बारीक रेशे धार के उसमें धागे में उसको कन्वर्ट कर लेते हैं. खींच के उसको रेजिन को मेल्ट करते हैं और फिर इसको ऐसा खींचते रहते हैं हम. उसको धागा ऐसा फिलामेंट फॉर्म हो जाता है. बस जी. ओके, तो पॉलीमर हमारा यहीं पे ही टॉपिक ख़त्म होता है. ये लास्ट वीडियो थी फॉर अ पॉलीमर. Okay, thank you.